इस खास एक्सप्लेनर में हम डिकोड करने जा रहे हैं 700 पन्नों के उस विशाल इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 को, जो सिर्फ आंकड़ों का पुलिंदा नहीं है बल्कि एक बेहतरीन स्ट्रेटेजिक रोड मैप है। यूनियन बजट से ठीक पहले आने वाला ये दस्तावेज हमें बताता है कि हमारी अर्थव्यवस्था का ऊंट आखिर किस करवट बैठने वाला है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी, ट्रेड का बिखरना और एआई जैसी तकनीक के इस तूफानी दौर में भारत कहाँ खड़ा है, चलिए इसका एक गहरा और क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। आज का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले इकोनॉमिक्स स्ट्रैटेजी, फिर मैक्रो ट्रेंड्स, एंटरप्रेन्योरियल स्टेट का कॉन्सेप्ट, वेलफेयर और राजकोषीय विवेक के बीच की बहस, एग्रीकल्चर सेक्टर और आखिर में कुछ एकदम नए मॉडर्न रिस्क्स। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। सेक्शन 1, इकोनॉमिक्स, एग्जाम्स और स्ट्रैटेजी। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये दस्तावेज सीरियस लर्नर्स, पॉलिसी मेकर्स और खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक सोने की खान क्यों है। अगर अर्थशास्त्री डॉक्टर मृणाल पटेल के सटीक एनालिसिस पर गौर किया जाए तो इस सर्वे की असली अहमियत समझ में आती है। सच कहा जाए तो प्रीलिम्स के लिए रैंडम डेटा रटने के हिसाब से इसे सिर्फ 1 स्टार मिलता है, लेकिन अगर बात मेंस की आंसर राइटिंग की हो या फिर एक गहरी नीतिगत समझ बनानी हो तो ये शानदार शब्दावली और ट्रेंड्स का खजाना है। इसीलिए वहाँ इसे पूरे 5 स्टार मिलते हैं। यानी रटना नहीं है, गहराई से समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, मैक्रो ट्रेंड्स और राजकोषीय स्वास्थ्य यानी फिस्कल हेल्थ। सीधे मैक्रो इकोनॉमिक स्कोर कार्ड पर नजर डालते हैं ताकि हमारी अर्थव्यवस्था की बुनियाद कितनी मजबूत है ये परखा जा सके। और ये आंकड़े वाकई एक दिलचस्प कहानी बयां करते हैं। हमारी इकोनॉमी का विकास काफ़ी ब्रॉड बेस्ड है। सबसे खास बात यह है कि प्राइवेट कंजम्पशन यानी घरेलू खपत ज़बरदस्त तरीके से बाउंस बैक करके जीडीपी के 61.5% तक पहुंच गई है। ये 2012 के बाद से सबसे ऊंचा स्तर है। मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार के साथ ये इकोनॉमी के लचीलेपन का एक बहुत ही पॉजिटिव और स्ट्रक्चरल संकेत है। सर्वे फिर से इसी बात पर मुहर लगाता है कि भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। डेटा की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.4% है और 27 के लिए ये 6.8 से 7.2% के बीच है। और एक बहुत ही शानदार खबर ये है कि सप्लाई साइड के सुधारों के चलते रिटेल इन्फ्लेशन यानी खुदरा महंगाई दर हाल के महीनों में गिरकर सिर्फ 1.7% पर आ गई है। ये वाकई एक बहुत बड़ा रिलीफ है। यहाँ सबसे क्रिटिकल टेकअवे क्या है? वो ये कि भारत की ये ग्रोथ किसी अंधाधुंध राजकोषीय विस्तार या आंख बंद करके खर्च करने से नहीं आ रही है, बल्कि ये एक बहुत ही टारगेटेड पब्लिक इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एक्सपेंडिचर का नतीजा है। हमारा इफेक्टिव कैपेक्स बढ़कर जीडीपी के 4% तक आ गया है। साशी जैसी योजनाएं राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए पुश कर रही हैं और केंद्रीय राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे रखने का सख्त और स्पष्ट लक्ष्य है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, बिल्डिंग एन एंटरप्रेन्योरियल स्टेट। यहाँ सर्वे एक बहुत ही गहरा आइडियोलॉजिकल शिफ्ट पेश करता है। हमारे स्टेट कैपेसिटी को पूरी तरह से बदलने की तत्काल जरूरत। अर्थशास्त्री मारियाना माजुकेटो के कॉन्सेप्ट से प्रेरित होकर सर्वे एक एंटरप्रेन्योरियल स्टेट की बात करता है। ध्यान रहे, ये स्टेट कैपिटलिज्म नहीं है, बल्कि अनिश्चितता के इस दौर में ये पॉलिसी बनाने का एक बहुत ही फुर्तीला और आउटकम ओरिएंटेड तरीका है। मतलब एक ऐसा राज्य जो रिस्क से घबराकर भागता नहीं है, बल्कि उसे स्ट्रक्चर करता है, नए प्रयोगों से सीखता है और बिना अटके अपनी दिशा सुधारता है। इसे समझने के लिए एक पुराने ख्यालात वाले ब्यूरोक्रेट और एक मॉडर्न एंटरप्रेन्योर के बीच के फर्क को देखते हैं। जहां पारंपरिक नौकरशाही सिर्फ इनपुट, कड़े नियमों और अंतहीन सब्सिडी बांटने में उलझी रहती है, वहीं एक एंटरप्रेन्योरियल स्टेट का पूरा फोकस आउटपुट, क्वालिटी और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर होता है। और सबसे बड़ी बात, ये प्रयोगों में फेल होने से डरता नहीं है। अगर इतिहास के पन्ने पलटें तो ईस्ट एशिया, खासकर साउथ कोरिया और जापान का ब्लूप्रिंट इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने इसी मॉडल से खुद को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाया। 60 के दशक में उन्होंने नेशनल चैंपियंस को सपोर्ट किया, फिर 70 के दशक में सब्सिडी को सीधे एक्सपोर्ट डिसिप्लिन और क्वालिटी से जोड़ दिया, और 80 का दशक आते आते जो कंपनियां परफॉर्म नहीं कर पाईं उनके लिए रूथलेस एग्जिट का रास्ता अपनाया गया। एकदम नो नॉनसेंस अप्रोच। सेक्शन 4, वेलफेयर वर्सेस फिस्कल प्रूडेंस यानी कल्याणकारी योजनाएं बनाम राजकोषीय विवेक।
यहाँ सर्वे ने कल्याणकारी खर्चों के ट्रेड ऑफ को लेकर एक बहुत ही क्रिटिकल मैक्रो इकोनॉमिक चेतावनी दी है। सर्वे बिल्कुल न्यूट्रल होकर दो मॉडल्स को आमने सामने रखता है। एक तरफ है लाडकी बहन योजना जैसे अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर, जो तुरंत आर्थिक राहत तो देते हैं, और दूसरी तरफ है ब्राजील के बोल्सा फैमिलिया जैसा कंडीशनल कैश ट्रांसफर मॉडल। कंडीशनल मॉडल ये सुनिश्चित करता है कि पब्लिक का पैसा सीधे तौर पर बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लॉन्ग टर्म नतीजों में सुधार लाए। बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के अगर इकोनॉमिक डेटा को देखा जाए तो ये बड़ी ही निष्पक्षता से एक खतरे की घंटी बजाता है। बिना शर्त नकद पैसा बांटने की योजनाओं को तेजी से बढ़ाने का सीधा असर राज्यों के बजट पर पड़ रहा है। राज्यों का राजकोषीय घाटा बढ़कर जीडीपी के 3.2% तक पहुंच गया है। इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन कैपिटल के लिए जो पैसा चाहिए था वो कम पड़ रहा है। इसके अलावा इसका महिला श्रम बल भागीदारी पर भी उल्टा असर पड़ने का अंदेशा जताया गया है। अब बात करते हैं सेक्शन 5 की, कृषि क्षेत्र का पुनरुद्धार। चलिए अपना फोकस एग्रीकल्चर पर शिफ्ट करते हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था की जीवनदायिनी है और आज भी लगभग 46% आबादी की रीढ़ है। जमीनी हकीकत काफी पेचीदा है। एक तरफ 4.5% की उच्चतम दशकीय वृद्धि दर दिखाती है कि सेक्टर मजबूत है, लेकिन दूसरी तरफ छोटे और बटे हुए खेत और सिंचाई में भारी असमानता। जैसे चावल के लिए 67% सिंचाई है, पर बाजरे जैसे मोटे अनाज के लिए 15% से भी कम। ये एक गंभीर स्ट्रक्चरल गैप है। और इसके ऊपर क्लाइमेट चेंज की लटकती तलवार, ये सब मिलकर एक ही इशारा कर रहे हैं कि हमें तुरंत क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बढ़ना ही होगा। और अंत में सेक्शन 6 मॉडर्न रिस्क एंड रिफॉर्म्स। यहाँ सर्वे ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स की सीमाओं को लांघकर कुछ ऐसे अनोखे और मॉडर्न रिस्क पर रोशनी डालता है जो हमारे भविष्य की दिशा तय करेंगे। सच कहा जाए तो आज हम ऐसे बॉटलनेक्स का सामना कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए। माइक्रो ट्रेंड्स को गलत समझने वाले एआई एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग का खतरा, या फिर हद से ज्यादा सस्ते डेटा की वजह से टीनएजर्स में सोशल मीडिया का एडिक्शन और डिप्रेशन, और तो और हमारे शहरों के सख्त अर्बन जोनिंग नियम। आज सख्त जरूरत है इन नियमों में ढील देने की, ताकि हमारे शहर लोगों को ट्रैफिक जाम में फंसाने के बजाय वर्टिकल ग्रोथ कर सकें और ऊंची इमारतें बना सकें। तो घुमा फिराकर बात यहीं आ जाती है। भारत के शानदार आर्थिक भविष्य की चाबी इस एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल में छिपी है। क्या हमारी स्टेट मशीनरी समय रहते एक ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट से बाहर निकलकर उस एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट को अपना पाएगी? क्या हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का असली फायदा उठा पाएंगे, या फिर मौका हाथ से फिसल जाएगा? ये वाकई एक गहरा विचार करने वाला प्रश्न है। इसी विचार के साथ हमारे इस एक्सप्लेनर को यहीं संपन्न करते हैं। इकोनॉमी के इस सफर में हमेशा कुछ नया सीखते रहें।